साहित्य निधि में आज सुनिए हिंदी के ख्याति प्राप्त वरिष्ठ लेखक देवेंद्र जी की लिखी हुई कहानी नालंदा पर गिद्ध। बनारस विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष आचार्य चूड़ामणि प्राचीन परंपरा के संरचनावादी समीक्षक थे। मनु महाराज के वर्ण विभाजन और स्त्री संबंधी आग्रह आदि में उनकी अटूट आस्था थी। अनेक विश्वविद्यालयों की पाठ्यक्रम समिति के प्रभावी सदस्य, थीसिसों के परीक्षक, हिंदी के प्रसार और विकास के लिए स्थापित अनेक संस्थाओं के संरक्षक और खुद अपने विश्वविद्यालय में डीन ऑफ स्टूडेंट्स जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियां संभाले हुए व्यस्त रहा करते थे। एक कैबिनेट मंत्री की थीसिस उन्होंने खुद लिखाई थी। शहर के मेयर और शराब के ठेकेदार मनोहर जायसवाल की पुत्रवधू उन्हीं के निर्देशन में शोध कर रही थी। उनका व्यक्तित्व एक ऐसे वटवृक्ष की तरह था जिसने अपनी मूल जमीन की सारी उर्वरा शक्ति को सोख कर उसे बंध्या कर दिया था, जिसके कोटरों में सांप, चमगादड़, नेवले और गिरगिट सुख चैन से रह रहे थे, जिसकी उन्नत शाखाओं पर बैठे गिद्ध हर क्षण मृत्यु की टोह में दूर टकटकी लगाए रहते। विश्वविद्यालय में नियम था कि कोई प्रोफेसर 2 साल से ज़्यादा विभागाध्यक्ष के पद पर नहीं रहेगा, लेकिन आचार्य चूड़ामणि के दरबार में सारे नियम कानून पायदान की तरह पिछे रहते। कीचड़ और गंदगी पोंछने के काम आते थे सारे नियम और कानून। सुबह बनारस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर हो या ठठेरी बाजार की सकरी गलियों में, चाहे जहाँ हो, उसके अस्त का उत्सव आचार्य चूड़ामणि के दरबार में ही धूमधाम से संपन्न होता। आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के नेता जमा होते। विश्वविद्यालय के एक एक विभाग और एक एक व्यक्ति के बारे में वे सारी सूचनाएं सौंपकर मंत्रणा दान पाया करते थे। आचार्य उतने बड़े संगठन के गॉडफादर थे। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के उस सिंह पीठ पर रहते हुए चूड़ामणि जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक के हिंदी विभागों को अपने प्रभामंडल से आच्छादित कर रखा था। विभागाध्यक्षों और प्रोफेसरों के अलावा नए लेक्चरर और चपरासियों तक की नियुक्ति उन्हीं की मर्जी से होती थी। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक खिलता नहीं। वे 80 के दशक के प्रारंभिक वर्ष थे। तब ग्लासनोस्त और पेरोस्त्रोइका जैसी घटनाएं सोवियत रूस में नहीं हुई थीं। पार्टी हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने की सांस्कृतिक क्रांति की अपील का उत्साह था। पद, प्रतिष्ठा, उम्र और अनुभव आदि की दुहाई देकर कौन इतिहास का रास्ता रोक रहा है, उसकी खोज करो। विश्वविद्यालयों में मार्क्सवादी विचारधारा और वामपंथी अश्वमेध का घोड़ा कालिदास, भवभूति, तुलसी और बिहारी के बाद मैथिली शरण गुप्त तक को रौंदता किसी कालातीत सौंदर्य शास्त्र के लिए भागता चला जा रहा था। 80 के दशक के उन शुरुआती वर्षों में आचार्य चूड़ामणि जितना क्षुब्ध, दुखी, उदास और आहत रहा करते थे, उतना पहले कभी नहीं रहे। रूखे चेहरे, बड़ी दाढ़ी, धसी आंखों पर चश्मा लगाए, छोटे बड़े कसारा लिहाज छोड़कर बहस करते, सिगरेट पीते इस नई वामपंथी प्रजाति को देखकर वे वाकई बहुत खिन्न रहा करते थे। साम और दाम। एक दिन जब उन्होंने जलेश्वर से कहा कि तुम बहुत योग्य और होनहार लड़के हो, तो वो बेशर्मों की तरह हंसने लगा। लेकिन मुझे नौकरी नहीं करनी है और आप मुझे बेवजह दाना डाल रहे हैं। मैं यहाँ पार्टी का काम करने आया हूँ। वो महेश्वर की पार्टी का सक्रिय और उसी का छोटा भाई था। महेश्वर के बारे में किंवदंती थी कि एक बार नेपाल के एक पहाड़ी ढाबे पर जाड़े की सुबह गरम गरम जलेबी और दही खाते हुए वो एक बूढ़े आदमी से बेतरह उलझ गया। बूढ़ा आदमी बार बार कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे इसका अवसर नहीं मिल रहा था। महेश्वर ने उसे बताया कि थोड़ा गाँवों में लोगों के बीच जाकर आप उनके अनुभवों से भी सीखें। बूढ़ा थक हार कर उठा और चला गया। बाद में ढाबे के नौकर ने बताया कि ये चीन के चेयरमैन माओ त्से तुंग थे। आगे महेश्वर ने जो कुछ कहा और किया वो किंवदंती में नहीं है। जलेश्वर उसी महेश्वर का छोटा भाई था। दिन में नुक्कड़ नाटक करता, कविताएं रचता और रात भर जागकर शहर की दीवारों पर नारे लिखा करता था। विश्वविद्यालय में उसकी अपनी मंडली थी जो हमेशा चुनौती देती थी। साहित्य, कला, संस्कृति और इतिहास पर बहस करती थी और अंत में वही करती और कहती थी जो महेश्वर उसे चिट्ठी में लिखकर बताता था। आचार्य चूड़ामणि जी के योग्य शिष्य सुबोध मिसिर यूं तो शांत स्वभाव के गंभीर व्यक्ति थे,
लेकिन अपने गुरुदेव के अपमान और क्षोभ को देखकर उन्होंने चुपचाप कमर कसी। फिर तो मार्क्सवादी अश्वमेध का जो घोड़ा सबको रौंदता चला जा रहा था, एक दिन उसकी लगाम पकड़ ली गई। शास्त्रार्थ की कई परंपराएं शुरू हुईं, मशीनी नतीजे और जड़ आस्थाएं एक दूसरे से टकराने लगीं। एक तरफ कबीर, प्रेमचंद, निराला और मुक्तिबोध थे, तो दूसरी ओर तुलसीदास, आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। जाहिलों और जातिवादियों का संगठन आरएसएस सुबोध मिसिर जैसे जहीन, पढ़ाकू और संयमित व्यक्ति का संसर्ग पाकर नई जीवनी शक्ति से भर गया। अपनी वेशभूषा और रहन सहन में वे शुद्ध रूप से देहाती थे। कुर्ता पाजामा और चप्पल के अलावा कभी कभार उनके कंधे पर सफ़ेद गमछा पड़ा होता था। अक्सर सामने वाला उन्हें देखकर धोखा खा जाता। सुरती खाने के अलावा और कोई व्यसन उन्हें छू ना सका था। स्त्रियों के बारे में उनके वही विचार थे जो कवियों के बारे में प्लेटों के। कल्पनाओं के फितूर और वाहियात के सपनों में उनकी कोई रुचि न थी। उनका ज़्यादातर टाइम पुस्तकालय में बीतता था और शाम को नियमित गुरुदेव आचार्य चूड़ामणि के दरबार में जाकर चरण स्पर्श करते। उन दिनों गुरुदेव का इकलौता श्रवण कुमार एमए अंतिम वर्ष हिंदी से कर रहा था। कभी फुर्सत में सुबोध मिसिर उसे घंटों पढ़ाया करते। उन्हें इस बात का मन ही मन अफसोस था कि गुरुदेव का पुत्र होनहार नहीं है, बल्कि एकदम मूर्ख और बोदा। ये बनारस विश्वविद्यालय का नव जागरण काल था। नए नए लेक्चरर, वृद्ध रीडर और प्रोफेसर से लेकर क्लर्क शर्मा जी और चपरासी रामदीन तक, साले साली, बेटे बहू, दामाद और जीजा जीजी तक हिंदी से एमए पीएचडी कर रहे थे। परीक्षाओं से एक रात पहले पान की दुकानों पर पर्चे वितरित होने लगते। जिन्हें क्रमवार स्वर और व्यंजन का बोध नहीं था, वे पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर धड़ाधड़ प्रथम श्रेणी पास होते चले जा रहे थे। ग्लोबलाइजेशन से बहुत पहले ही एशिया का यह सबसे बड़ा विश्वविद्यालय गांव की शक्ल ले रहा था। पड़ोसी देशों से बड़ा बजट लेकर मानव संसाधन मंत्रालय, यूजीसी और सीएसआईआर का संचित खजाना यहाँ की गंदी नालियों में औंधे मुँह गिरा पड़ा था। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अध्यापक संघ का चुनाव होने वाला था। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कुर्मी अपनी अपनी दुकानें सजा रहे थे। उछल कूद, मारपीट और हाथापाई, इस युद्ध भूमि में सब कुछ जायज़ था। आचार्य चूड़ामणि राजपूत लॉबी के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। गुंडा वाहिनियाँ उनका चरण रज लेकर धन्य हुआ करती थीं। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद की भावना जगाने वाली एक संस्था के ब्राह्मण वर्चस्व को खत्म करके उन्होंने उसे अपने मातहत कर लिया था। कुर्ता पजामा पहनने वाले सुबोध मिसिर एक गरीब किसान के होनहार बेटे थे। बचपन में ही उन्होंने शतात्माओं के निर्वाणोपरांत जिस स्वर्गलोक की कल्पना कर रखी थी और जो उन्हें धवल रुई के बादलों पर सुनहले द्वीप की तरह तैरता हुआ दिखाई देता था, वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सारे देवतागण अनवरत आत्मरति के शिकार अपनी ही वासनाओं में हस्तमैथुन किए जा रहे हैं। चुनाव पूर्व अध्यापक संघ की मीटिंग चल रही थी। झाँव झाँव काँव काँव, लोग क्या बोल रहे हैं? गोबर और गू में लिथड़े पड़े शब्दों की शक्ल खो गई है। अचानक कॉमर्स के एक मोटे मुस्टंड भूमिहार प्रोफेसर ने भौतिक विज्ञान के दूसरे कर्मी प्रोफेसर को उठाकर मंच पर ही दे पटका। लातों और घूंसों के अनवरत प्रवाह में नीचे वाले ने ऊपर वाले का कान दांत से काट लिया। खून की धारा और चीख के बीच एक दारोगा ने डंडा फटकारा। आप लोग लड़कों को क्या पढ़ाओगे? उसने दोनों को धकियाकर एक दूसरे से अलग किया। बनारस विश्वविद्यालय का यह चलता फिरता यथार्थ पौराणिक आख्यान और मिथक कथाओं से भी ज़्यादा अविश्वसनीय और लोमहर्षक था। निरक्षरता और अज्ञानता के अंधेरे में डूबे गांवों के जो लोग शताब्दियों से एक ही अन्न खाते चले आ रहे हैं और जो लोग धारासार बरसात की काली अंधेरी रातों में सांपों, बिच्छुओं और गोहों से पटी पड़ी मेड़ पर भुकभुकाती लालटेनों के सहारे बचते बचाते फावड़ा लेकर नाली बांधने चले जा रहे हैं। जो लोग क्वार की जहरीली धूप में बैलों के साथ सिर झुकाए खेत जोत रहे हैं। जाड़े की ओस और ठंड में कांपते ठिठुरते जो लोग सिवान के निर्जन सन्नाटे में महीनों से सारी रात बैठकर सिर्फ बिजली की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सारे लोगों के जीवन में जाति सूचक शब्द सती मैया के चौरे की तरह निर्जीव कोने अंतरने में पड़ा हुआ है। शादी समारोह, तीज त्योहार पर वे वहाँ चढ़ावा चढ़ाते और फिर भूल जाते।
वही जाति सूचक शब्द सभ्यता और आधुनिकता का समारोह मनाने वाले विद्वानों की इस बस्ती का मूल मंत्र बना हुआ है। चारों ओर ब्राह्मण राजपूतों को राजपूत कायस्थों और भूमिहारों को भूमिहार कुर्मियों को गालियां दे रहे हैं। इस बार अध्यापक संघ के चुनाव में कुर्मी अपना पक्ष तय नहीं कर पाए। इधर मंदिर का महंत, जो विज्ञान संकाय का डीन भी है, उसने पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया डॉन, विधायक, नर हत्याओं के कुख्यात अपराधी और ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष की मदद से भूमिहारों से तालमेल कर लिया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री तीनों सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशियों की जीत से राजपूत लॉबी को लकवा मार गया। मंदिर के महंत के यहाँ मिठाइयों का दौर शाम से चल रहा था। भूमिहार विशेष रूप से आमंत्रित थे। विजयोल्लास के कहकहे गूंज रहे थे। उधर आचार्य चूड़ामणि के दरबार में एक लाश रखी हुई थी, इतिहास की लाश। सारे क्षत्रप शोकमग्न सिर झुकाए बैठे थे, पराजय और अपमान से आहत। किंकर्त विमूढ़ संघ के नगर संचालक महातिम सिंह ने आर्य पराभव के मूल पर टिप्पणी की और फुसफुसाए, मुसलमानों से भी खतरनाक होते हैं ये सपोले, कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा इस बार। वे लंबी सांस खींचकर उठे और शाम के धुंधलके में कहीं खो गए। ठीक रात के 12 बजे जब लोग महंत जी के यहाँ से लौटकर पान की दुकान पर खड़े हुए ही थे कि राजपूतों की गुंडा वहानी ने हाकी और लोहे की रॉडों से उन पर हमला कर दिया। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि ब्राह्मणों के साथ कहीं कोई भूमिहार न पिट जाए, वरना ये समीकरण स्थायी होकर दूर तक नुकसान करेगा। थोड़ी देर बाद गुंडों की तलाश में पुलिस और पीएसी का भारी जत्था हॉस्टल में घुसा। उस समय सारी घटना से बेखबर लड़कों की समझ में कुछ नहीं आया। पीएसी जब छात्रावासों में जाती है तो उसका ध्यान घड़ी, पर्स और रुपए पैसों पर ज़्यादा होता है। लड़कों ने जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू किया। लाठी चार्ज होने लगा। शहर कोतवाल ब्राह्मण था, जिले का सीजेएम भी ब्राह्मण था, और वो भी जो होना चाहता था, किसी गली का शोहदा, किसी नुक्कड़ का गुंडा या किसी थाने का दरोगा, लेकिन दुर्भाग्य से प्रोफेसर बना। चीफ डॉक्टर भी ब्राह्मण था। वो गुस्से से थर थर कांपते हुए पीएसी वालों को ललकार रहा था। एक जवान के सिर पर पत्थर लगा। उसने दौड़ाकर लड़के को पकड़ा और तिमंजले पर ले जाकर सीधे उठाया और नीचे फेंक दिया। महीने भर बाद होने वाले छात्र संघ के चुनाव में सारा समीकरण बदलने लगा। वामपंथी प्रत्याशी विजयानंद शाही मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा का सशक्त दावेदार बनकर उभर रहा था। पिता भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड, सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे, शहर में मकान था, पैसे की चिंता नहीं थी। आचार्य चूड़ामणि ने सोचा कि विचारधाराएं तो परिवर्तनशील होती हैं, उम्र और परिस्थिति से निर्धारित, मूल सत्य तो जाति है। आरएसएस की राजपूत और भूमिहार लॉबी ने विद्यार्थी परिषद के शिवानंद ओझा के खिलाफ अध्यक्ष पद पर शाही का समर्थन कर दिया। वामपंथ की शानदार विजय दर्ज हुई। उसी पैनल का दूसरा हरिजन प्रत्याशी मात्र 85 वोट पाकर वीरान और बेजान पसरी सड़क पर अकेले क्रांतिवाद जिंदाबाद चिल्लाता चला जा रहा था। जब थक गया और मुंह से झाग आने लगा तो जगजीवन राम छात्रावास के अपने कमरे में जाकर भूखे पेट सो गया। उस समय आचार्य चूड़ामणि के रिटायर होने में 2 वर्ष और बाकी थे। इसलिए जब उनको माइल्ड हार्ट अटैक हुआ तो लोगों ने उसकी तरह तरह की व्याख्या की। किसी ने बताया कि दरअसल ये हार्ट अटैक महज एक नाटक है। अध्यापक संघ के चुनाव के बाद जिन ब्राह्मण प्रोफेसरों को मारा गया है, उसके लिए कुलपति ने हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज से जांच शुरू करा दी है। वो उसी जांच समिति से बचने का बहाना है। ये बात सच है या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हफ्ते भर पहले जब इस जांच समिति की घोषणा की गई थी तो आचार्य चूड़ामणि की प्रतिक्रिया यही थी कि कुलपति ब्राह्मण, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज ब्राह्मण, इसमें जांच कराने से क्या, एक तरफ फैसला होगा। इसमें क्या होगा गुरुदेव? पास बैठे एक लड़के ने, जो विश्वविद्यालय में ठेके लेता है, पूछा। आचार्य चूड़ामणि मुस्कुराए। एक रजिस्टर गंदा होगा, जज साहब रिटायर हो चुके हैं, 10-20 बार एसी का किराया और भोजन पानी का कुछ पैसा मिल जाएगा। मसनद पर थोड़ा उठंग कर उन्होंने दीवान के नीचे से पीकदान खींचा और कंठ तक भर आई घृणा को पिच से थूक दिया। कुछ लोग इस हार्ट अटैक की व्याख्या बिल्कुल दूसरे ढंग से कर रहे हैं।
उन लोगों का कहना था कि हृदयहीन लोगों को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। हो ना हो, ये भदैनी की उस हवेली को हारने का दुख है जिसमें 25 रुपये किराया देकर आचार्य पिछले 35 सालों से रह रहे हैं। उनका अपना मकान PWD विभाग के बतौर ऑफिस 18,000 रुपये किराए पर उठा है। अब अगर उन्हें अपने मकान में जाना पड़ा तो हर महीने 18,000 रुपये का घाटा। हालांकि इस बात में भी कुछ दम नहीं है, क्योंकि आचार्य के खिलाफ फैसला सिर्फ निचली अदालत से हुआ है। ऊपर की अदालत ने स्टे दे दिया है, इसके बाद तो हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट। तब तक आचार्य की 3 पीढ़ियां इसमें गुजर जाएंगी। इन सब बातों के अलावा कुछ लोग जो ज़्यादा ही कृतज्ञ बुद्धि के होते हैं और बेवजह हर समय हर किसी की दीवार में छेद करके वही 24 घंटे आंख गड़ाए रहते हैं, हर छोटी बड़ी घटना में जो लोग पुत्रों, बहुओं और बेटियों को खींच लाते हैं, उन सबका कहना था कि रिटायरमेंट नज़दीक है, बेटा MA में है, कुलपति पिछले 10 सालों से विश्वविद्यालय के रुके इंटरव्यू को रात दिन कराने के लिए आमादा है। अगर इस समय इंटरव्यू हो गया तो मेरे श्रवण कुमार का क्या होगा? फिर तो अगले 10 साल तक इंटरव्यू नहीं होगा। दरअसल ये हार्ट अटैक श्रवण कुमार की चिंता से है। ले देकर यही बात सत्य के ज़्यादा करीब हो सकती थी, क्योंकि अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती आचार्य को जैसे ही ये बात पता लगी कि विभाग में इंटरव्यू की तारीख तय हो गई है, उन्होंने डॉक्टर के मना करने के बावजूद अपने को पूर्णतया स्वस्थ घोषित किया और रिक्शा पकड़कर सीधे विभाग के लिए चल पड़े। उस दिन विभाग में अफरा तफरी मची थी। लोग अनुमान लगा रहे थे कि अभी तो आचार्य चूड़ामणि हार्ट अटैक के मरीज होकर अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए नंबर 2 के रीडर आचार्य भवेश पांडे जी अध्यक्ष की हैसियत से इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे। लेकिन वे कैसे बैठ सकते हैं? किसी ने शंका जाहिर की। वे तो खुद ही प्रोफेसर पद के प्रत्याशी हैं और दूसरे उनकी पुत्र वधू लेक्चरशिप के लिए एप्लीकेंट है। दूसरे ने प्रतिवाद किया, हो सकता है वे रीडर वाले इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं। विभाग में ज़्यादातर नए लेक्चरर जो दिन में 2 बजे आते और विभाग से दूसरे की डाक उठाकर चुपचाप चले जाते, वे सारे लोग आज सुबह 10 बजे से ही आने शुरू हो गए थे। भवेश पांडे के आसपास जमा ये लोग उनके मफलर और टोपी और सुंदर स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे। भवेश पांडे उस समय आचार्य चूड़ामणि के हार्ट अटैक, इंटरव्यू का घोषित होना आदि कई ईश्वरीय चमत्कारों पर अभिभूत गुरु गंभीर मुद्रा बनाकर खड़े थे। रीडर के प्रत्याशी एक लेक्चरर ने कहा, गुरुदेव, आपने MA में जो कामायनी की व्याख्या पढ़ाई थी वो तो आज तक नहीं भूलती। पांडे जी मुस्कुराए, अरे भाई, मैं तो 20 सालों से उद्धव शतक ही पढ़ा रहा हूँ। लोग हंस पड़े। 15 दिन से सूरज नहीं निकला। पांडे जी ने मौसम पर टिप्पणी की, डीन सिन्हा जी के घर जाना है। अपने भविष्य से आशंकित वो सड़क की ओर देख रहे थे। आजकल ठंड के मारे रिक्शे भी नहीं निकलते। कॉमर्स विभाग के सामने 2 लड़कियां रिक्शे से उतर रही थीं। हम अभी रिक्शा ला रहे हैं सर। चपरासी रामदीन हाथ बांधे देख रहा है। 3 लेक्चरर रिक्शे वाले को बुलाने के लिए दौड़ पड़े। ठीक उसी समय क्लर्क शर्मा जी ने चहक कर इशारा किया, उधर सामने रिक्शा आ रहा है। सब लोगों ने देखा, धोती और कुर्ता, कुर्ते पर बंद गले की कोट, सिर पर फर की टोपी और कंधे पर कश्मीरी शॉल। आचार्य चूड़ामणि रिक्शे पर चले आ रहे थे। अब तक जो लोग पांडे जी को घेर कर खड़े थे, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। किसी को बहुत जोर की पेशाब लगी तो किसी को ऊपर विभाग में काम पड़ गया। जो 3 लेक्चरर कॉमर्स विभाग की ओर गए थे, वे रिक्शे वाले को वहीं छोड़कर कैफेटेरिया में घुस गए। मैदान में अकेले खड़े रह गए भवेश पांडे। बाग के सामने सहमी नील गाय। वो रिक्शे पर बैठे आचार्य को देख रहे थे जैसे कोई काल पुरुष चला आ रहा हो। क्या बात है पांडे जी? चूड़ामणि ने रिक्शे से उतरते हुए पूछा, आप लोग क्लास छोड़कर यहाँ खड़े हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? पांडे जी ने पूछा और सफाई दी। डीन सिन्हा जी ने सारे विभागाध्यक्षों की मीटिंग बुला रखी है, वहीं जा रहा था। आप नहीं थे सर, मुझे बहुत चिंता थी। सिन्हा को और कोई काम नहीं रह गया है, बैठे बैठे राजनीति छांटता है। आपको वहाँ जाना है, जाइए, अपना क्लास लीजिए। चूड़ामणि जी ने हिकारत से कहा, क्या मवेशी खाना बना रखा है विभाग को? उन्होंने शर्मा जी को बुलाकर कहा, वहाँ से लड़कों को हटाइए और कहिए अपने अपने क्लास में जाएं। और सुनिए, आप डीन ऑफिस चले जाइए, मीटिंग का एजेंडा ले आइए और बता दीजिएगा कि यहाँ सबकी व्यस्तताएं हैं, समय पूछकर मीटिंग रखा करें।
सर, सुना है कि इंटरव्यू होने वाला है, शर्मा ने बताया। जैसे सुस्वादु भोजन के बीच दांतों में कोई कंकड़ फंस जाए, सारा जायका खराब। बुरा सा मुंह बनाकर चूड़ामणि जी ने शर्मा को देखा। कैसा इंटरव्यू? सर, यहाँ सारे अध्यापक सुबह से ही पांडे जी को घेर रखे हैं। हफ्ते भर से कोई क्लास नहीं हुई। सुना है डीन ने पांडे जी को प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष बनाने का आश्वासन दे रखा है। शर्मा विभाग में आचार्य चूड़ामणि का खास आदमी है। तब तक एक लड़का आया। उसके साथ विश्वविद्यालय छात्र संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष और अब आरएसएस के प्रांतीय संयोजक समर सिंह भी थे। दोनों ने आचार्य का चरण स्पर्श किया। कहिए, संगठन का काम कैसा चल रहा है? आचार्य ने पूछा। वहाँ तो ठीक है सर, लेकिन आप लोगों ने कम्युनिस्ट, वो भी नक्सलाइट प्रत्याशी को जीत जाने दिया। समर सिंह ने चिंता जाहिर की। तो क्या करते, यहाँ बावन जिता देते। हम बचे रहेंगे तभी विचारधाराएं रहेंगी। चूड़ामणि जी ने उनकी बात को कोई तवज्जो न देते हुए पूछा। कहिए, कोई काम है? सर, इनका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराना है। समर सिंह ने साथ वाले लड़के की ओर इशारा किया। आपने और किसी से बात नहीं की? आचार्य रजिस्ट्रेशन फॉर्म पढ़ रहे थे। विषय हिंदी, कवियों का औषधि ज्ञान। इस विषय का क्या मतलब? उन्होंने लड़के से पूछा। सर, आयुर्वेद विभाग में शोध के लिए स्कॉलरशिप है, आप चाहेंगे तो मिल जाएगी। लड़का मुस्कुरा रहा था। होशियार लग रहे हो। क्या नाम है? प्रताप सिंह सर। सिंह? आचार्य ने देखा। 6 फुट का शरीर, स्वास्थ्य अच्छा है। मुस्कुराए। कुर्मी तो नहीं हो? नहीं सर, खाटी बलिया का हूँ। आचार्य ने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए। ऊपर विभागाध्यक्ष का कमरा झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया गया। आचार्य चूड़ामणि ने उन लोगों को विदा किया और ऊपर जाकर कुर्सी पर बैठे। सिंह पीठ पर सिंह ही शोभा देता है। क्लर्क शर्मा जी डाक लेकर आ गए थे और बता रहे थे, पांडे तो इस पर बैठकर चारों ओर नाश्ता और लिबिर लिबिर करता है। शर्मा जी, आपको कुछ पता है इंटरव्यू की क्या तारीख है? और सुनिए, पहले दरवाज़ा बंद कीजिए। आचार्य ने आज्ञा दी। भीतर ही भीतर मंत्रणा हुई। उन्होंने किसी को फ़ोन किया। इंटरव्यू से 2 दिन पहले स्टे ऑर्डर के लिए आश्वस्त हो गए। शर्मा जी उन्हें मुग्ध नायिका की तरह देखकर मुस्कुराए। आचार्य का ठहाका गूंज उठा। बाहर कुछ अध्यापक कान रोपे रेंग रहे थे। कमरे से निकल रहे शर्मा जी को उन्होंने दंडवत किया। आचार्य की तबीयत कैसी है शर्मा जी? कोड़ में खाजा, जाड़े में बारिश। माहौल गर्म है। कान और मुंह में मफलर से बांधे प्रेत अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आए हैं। सुबोध मिश्र ने महसूस किया कि जिन वामपंथियों से उनका हुक्का पानी बंद था, उनसे भी नमस्कार बंदगी होने लगी है। फिजाएं रंग बदल रही हैं। हवाओं में हिंदी विभाग का इंटरव्यू गूंज रहा है। सह अस्तित्व और समागम के इस दौर में वे आचार्य तक पहुंचने की मजबूत सीढ़ी बन सकते हैं। वामपंथी विचारों वाले राय साहब के साढ़ू की मौसी के बड़े वाले दामाद की छोटी वाली बिटिया उसी गांव में ब्याही गई है जहां डीन सिन्हा जी की ननिहाल है। वे उधर से आश्वस्त हैं, लेकिन इस चूड़ामणि का कोई भरोसा नहीं। जाति पहली शर्त है, लेकिन सुबोध मिश्र को तो दत्तक पुत्र की तरह मानता है। अब अपना काम तो प्रयास करना है। वे सुबोध मिश्र को बता रहे थे, आप ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति में वाद विवाद की लंबी परंपरा रही है। आचार्यों का अपने शिष्यों तक से वाद विवाद होता रहा है। गार्गी और याज्ञवल्क्य की परंपरा वाले इस देश ने विरोधी विचारों को व्यक्तिगत हित अहित, लाभ हानि, जीवन मरण से ऊपर उठकर सम्मान दिया है। अब देखिए तो एक तरह से पूरा विभाग आचार्य जी का ही पाला पोसा हुआ है। उनके सोचने का अपना ढंग है और मैं तो कहता हूँ कि उसकी एक बहुत लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। जहाँ तक उनके निजी व्यक्तित्व का प्रश्न है तो मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ। इस इंटरव्यू में राय साहब का भतीजा लेक्चरर और वे खुद रीडर पद के प्रत्याशी हैं। अच्छा, तो मैं चल रहा हूँ, उन्होंने सुबोध मिश्र से कहा। आप उनके खास और योग्य विद्यार्थी हैं। अरे भाई, अब तक आपको अपनी थीसिस पूरी कर लेनी चाहिए थी। खैर, अभी तो जो लोग रीडर हो जाएंगे उनकी और भी कई जगहें खाली होंगी। आप गुरुदेव को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। नीची बाग के चौधरी प्रकाशन से चले आ रहे उपाध्याय जी ने अपनी खटारा साइकिल पर पैडल मारते हुए सोचा कि ये तो रिक्शे से भी भारी चल रही है। विभाग तक पहुंचने में पसीने पसीने हो रहे थे। सांस दमा के मरीज की तरह चल रही है।
जाते हुए राय साहब को देखकर उन्होंने भद्दी सी गाली दी और सुबोध मिसिर के पास रुककर बोले, एक तो भुइयार, दूसरे जनवादी, क्या कह रहा था हो सुबोध? अभी कल तक तो चूड़ामणि जी को गाली देता था, क्लास में लड़कों से कहता था कि उपन्यास के विकास में प्रेमचंद और यशपाल के साथ गुलशन नंदा और रानू का नाम लिख रखा है। भुइयारी छाटता है। ससुर, कुछ तुम भी तो लिखो कि बस मुक्ति बोध का गू चाटते रहोगे। उन्होंने घृणा से थूका और मतलब की बात करने लगे। संत साहित्य का सामाजिक योगदान। मेरी पुस्तक परसों तक छपकर आ जाएगी। और कातर हंसी हंसते हुए बताने लगे, सारा पैसा मकान बनवाने में लग गया था। बहू का मंगलसूत्र 5,000 में बेचकर एक किताब छपवा रहा हूँ। चिंता के मारे नींद नहीं आती। 3 रात जाग कर सोचता रहा, आज जाकर फाइनल किया। मैंने ये पुस्तक आचार्य जी की पत्नी को समर्पित कर दिया है। आगे भगवान की मर्जी। प्रकाशक साले तो लूट रहे हैं, कागज और छपाई का सारा पैसा देना पड़ा है। शांति काल के 20 वर्षों में इस विभाग से सिर्फ 3 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था। इंटरव्यू घोषित होने के बाद से ये 45वीं पुस्तक की सूचना थी। जनार्दन प्रसाद ने अपने कई शेयर जल्दी जल्दी बेचे, एनएससी की रकम भुनाई। वे प्रोफेसर पद के प्रत्याशी हैं। ऐसा सुना जाता है कि उनके मकान के भीतर एक बहुत बड़ा हॉल है, जहां अक्सर उनके स्टूडेंट्स दूसरे विश्वविद्यालयों से आई कॉपियां जांचते रहते हैं। वहीं बैठकर आजकल 5 विद्यार्थी रात दिन पुस्तकें तैयार कर रहे हैं। पुस्तकालय की किताबों के पन्ने नोच नोच कर भारतीय काव्यशास्त्र, समकालीन साहित्य की भूमिका, रीतिकाल का कलात्मक योगदान आदि आदि ग्रंथ तैयार किए जा रहे हैं। कबीरपंथी गुह्य साधना और उलटबांसी के मर्मज्ञ रीडर आचार्य महादेव मुनि ने देखा कि पशु चिकित्सालय के गर्भाधान केंद्र पर भीड़ लगी है। बनियान और तहमद लपेटे एक हट्टा कट्टा आदमी गाय के नवजात बछड़े का कान पकड़े पुचकारता चला जा रहा है। उन्होंने आंखों पर जोर लगाकर देखा, लग रहा है रम करना है। दोनों में ननद और भौजाई का रिश्ता। उन्होंने पुकार लगाई, पड़वे के साथ कहाँ जा रहे हो? सुबह सुबह बहिर बकलोल ने टोका, कैसे बीतेगा पूरा दिन? उन्होंने जवाब दिया, कान तो पहले ही गायब था, अंधे भी हो गए हो क्या? ससुर बछड़े को पड़वा बोल रहे हो? मैं तुमसे नहीं बछड़े से पूछ रहा हूँ, कबीरपंथी आचार्य ने रामकरण से कहा। दोनों एक दूसरे के करीब आए। अविश्वास और घृणा एक दूसरे के कान में मुंह सटाकर फुसफुसाती रही। अरे भाई, डीन तुम्हारे बिरादरी का है, कहना एक्सपर्ट को साधे रहे, वरना ये चूड़ामणि टिकने न देगा। दोनों ने एक दूसरे को भरपूर तौला, अंदाजा, सुना और सूंघा, फिर अलग अलग दिशाओं में थोड़ी दूर आगे जाकर गुम हो गए। चारों ओर प्रेम और घृणा, संशय और अविश्वास की मनोरम छटा फैल रही थी। लेक्चरर जैन साहब, रिटायर होने में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। इस बार भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। चेहरे पर माछी भिनक रही है। निरी आंखों से हिंदी विभाग को देखते हुए उन्होंने आह भरी। कैसा जमाना आ गया है। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह ही नहीं गए। सब जगह सिर्फ ठाकुर, भूमियार, ब्राह्मण और लाला हैं। कैसा ठाकुर ब्राह्मण गुरुदेव? सुबोध मिसिर ने कहा, मैं तो 5 साल से यहाँ लोगों को देख रहा हूँ और मैं जब भी देखता हूँ हर बार मुझे अपने गांव का देसराज नाई याद आने लगता है। सुबोध मिसिर पान की दुकान पर खड़े होकर खैनी मल रहे थे। तभी उन्हें कुछ शोर और पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनाई पड़ी। हिंदी विभाग के सामने प्राध्यापकों और छात्रों की भीड़ थी। लग रहा था कोई साइकिल चोर पकड़ा गया है। और ठीक उसी समय उन्होंने देखा कि भीड़ के बीच से गुरुदेव शिवपाल मिश्र भागे जा रहे हैं। पीछे एक हट्टा कट्टा दरोगा उन्हें दौड़ा रहा है। पकड़ो पकड़ो। गुरुदेव के पैर में जूता भी नहीं है। कोट के सारे बटन नुच गए हैं। बाँह फटकर झूल रही है। वे सरपट भागे जा रहे हैं। विश्वविद्यालय का विशाल फाटक उन्होंने एक लंबी छलांग में पार कर लिया और शहर की भीड़ में, जहाँ सिनेमा के टिकट ब्लैक हो रहे थे और जहाँ पायल और घुंघरू के उदास अफसाने लॉटरी के टिकट बेच रहे थे, जाकर खो गए। भाग गया हरामी का पिल्ला। दारोगा हाथ में डंडा लिए पान की दुकान की ओर आ रहा था। क्या इन्होंने किसी लड़की के साथ कुछ किया है? एक जिज्ञासु भीड़ दारोगा के आसपास गिरने लगी थी। प्राध्यापक लोग तो ये सब करते ही रहते हैं, मुझे इन सब बातों के लिए फुर्सत नहीं, दारोगा हाँफ रहा था। फिर क्या हुआ? किसी ने पूछा। कानपुर स्टेशन पर गिरहकटी करता था,
किसी की मार्कशीटें और डिग्रियां हाथ लग गईं। 17 साल से उन्हीं के भरोसे यहाँ नौकरी कर रहा है। हद है भाई, विश्वविद्यालय है कि चंडू खाना। रंडिया भी ग्राहक का मुंह सूंघ कर सौदा करती हैं। दारोगा छात्रों और प्राध्यापकों को हिकारत से देख रहा था। कैसे यहाँ पढ़ने वाले हैं और कुलीग्स लोग क्या भूसा खाते हैं? उनके अंडर में शोध कर चुके 50 छात्रों का क्या होगा? वे तो दूसरे विश्वविद्यालयों में नौकरी कर रहे हैं। किसी ने उत्सुकता प्रकट की। अब इस बात में कोई मजा नहीं। भीड़ दारोगा के आसपास से छटने लगी। लीजिए, अब इसी बात पर पान खाइए। दुकानदार ने पान का गोल बीड़ा थमाते हुए शर्मा जी को बधाई दी। मिश्रा मैदान से बाहर हो गया। अब आपका रीडर बनना कोई नहीं रोक सकता। शर्मा का साढ़ू विजिलेंस में नौकरी करता है। लग रहा है मामले को उभारने में इसी का हाथ है। लोगों ने कानाफूसी शुरू की। अपने स्वार्थ के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं? यहाँ किसी पर भरोसा नहीं। त्रिपाठी ने टिप्पणी की। अभी कल तक तो ये दोनों गलबैयाँ डाले पूरे विभाग को गाली देते थे। 13 दिन हो गए, सूरज नहीं निकला। शाम होते ही सारा शहर घने कोहरे की सफ़ेद चादर ओढ़कर उकड़ू पड़ा सो जाता। लंबी और सुनसान रात। कौन रो रहा है? शायद कोई किशोर विधवा है। लेकिन इतनी मर्मांतक वेदना? जरूर कोई वृद्ध विधुर होगा। स्ट्रीट लाइटों के मध्यम प्रकाश में कंबल ओढ़े कोई छायाकृति चली जा रही है। किसी स्कूटर की सरसराहट पास आती है और फिर दूसरे छोर के अंधेरे में जाकर विलीन हो जाती है। अपने रिटायरमेंट से उबे वृद्ध और जर्जर प्रोफेसरों की भी पूछ बढ़ गई है। रात 2-2 बजे तक संधियों, समझौतों और षड्यंत्रों का दौर जारी है। मिठाइयों का भाव बढ़ गया है। ऐसे प्रचंड सन्नाटे में भी दुकानें खुली हैं। जिन्होंने अपने बच्चों को टॉफ़ी की जगह भेली और गुड़ खिलाकर पाला पोसा था, वे भी इकट्ठे 3-3, 4-4 किलो के अलग अलग पैकेट बनवा रहे हैं। जल्दी करना भाई, सड़क पर स्कूटर स्टार्ट खड़ा है, मुनिंदर राय ने दुकानदार से कहा। उनके चले जाने के बाद एक आदमी ने दुकानदार से पूछा, बहुत बड़े आदमी हैं क्या? दुकानदार मुस्कुराया। आजकल विश्वविद्यालय में इंटरव्यू चल रहा है, बिक्री बढ़ गई है। सृष्टि में सत्य इतना मनोहारी, रंग बिरंगा और मौजू कभी नहीं रहा होगा। सुबोध मिसिर आजकल पुस्तकालय नहीं जाते। सुबह से उठकर दिन भर सत्य की तलाश में घूमा करते हैं। वो उन्हें चौराहों, नुक्कड़ों, चाय और पान की दुकानों पर, हिंदी विभाग में जगह जगह दिखाई देता रहता। ये प्रोफेसर लोग खाते क्या हैं? आज यही जानने के लिए वो मचल पड़े। वो जानना चाहते थे कि आखिर कौन सा अन्न है जिसने इनकी वासनाओं को प्रचंड और जननेंद्रियों को निष्क्रिय कर दिया है। वो पूरे दिन भूखे प्यासे टहलते रहे। शायद इस रहस्य को पार पाना मेरे लिए दुर्लभ है। ये सोचते हुए थक कर वो नुक्कड़ वाली दुकान पर चाय पीने चले गए। तभी अचानक उन्होंने देखा कि मुख्य सड़क की नज़र से दूर जो चोर गलियाँ हैं, उनमें से कुछ लोग सिर पर बोझा लादे दबे पिचके कतारबद्ध चुपचाप चले जा रहे हैं। वे चौंक पड़े। बहुत पहले टॉम काका की कुटिया में इनकी शक्लें दिखाई दी थीं, लेकिन इनके चेहरे तो परिचित हैं। ये अपने ही विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं। विज्ञान और मानविकी की विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं के शोध हॉस्टलों में रहते हैं। अपने गांव जवार के होनहार, घर के दुलरुआ। जब ये यहाँ पढ़ने आते हैं तो इनके बाप अटैची और अचार सिर पर लाद कर इन्हें स्टेशन तक छोड़ने आते हैं। खेत गिरवी रखकर इनके सुख सुविधाओं को पाला पोसा जाता है। आखिर इस तरह ये लोग कहाँ जा रहे हैं? सुबोध मिसिर ने सोचा। लड़खड़ा कर गिर पड़े एक लड़के को उन्होंने दौड़कर पकड़ा, सहारा देकर उठाया और पूछा, इस बोरे में क्या है भाई? कहीं तुम तस्करी तो नहीं करने लगे? लड़के ने कहा, गुरुदेव की भैंस ब्याई है, उसी के लिए पुराना गुड़ और चोकर लेकर जा रहा हूँ। और तुम? उन्होंने दूसरे से पूछा। पहाड़िया सट्टी से कुमड़ा और लौकी खरीद कर ले जा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा है कि वहाँ से सस्ती और ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं। तीसरे ने बिना रुके बताया कि गुरुजी का मकान बन रहा है, उसी के लिए सीमेंट है। बोझ से पिचके सिर का सारा रक्त चेहरे पर उतर आया था। आंखें बाहर लटक आई थीं। वे उसी तरह सिर झुकाए चुपचाप आगे बढ़ गए। सुबोध मिसिर की आंखें डबडबा गईं। वो खूब जोर से हंस पड़े। इंटरव्यू में 2 दिन रह गया है। सब सांस रोके प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर कोने में झाड़ी की आड़ लेकर गेस्ट हाउस का चपरासी वामपंथी राय साहब से फुसफुसा रहा है। 3 कमरे बुक हैं। कोई गुजरात के मिसिर जी हैं और राजस्थान के उपाध्याय जी। एक पंजाब के हैं। पता नहीं कैसी टाइटल है, जाति पता नहीं चल रही है।
राय साहब ने अनुमान लगाया और सिर हिलाते हुए एकालाप की मुद्रा में बुदबुदाने लगे, वाम 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 दिशा, समय साम्यवादी। तब तो आपके लिए शुभ है, चपरासी ने दिलासा दिया। खाक शुभ है, मूल सत्य तो दूसरा है। वे चिंता में आर पार हो रहे थे। वो एक और मन रहा राम का जो न थका। कुछ बुदबुदाहट उभरी, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। चाहे जो भी हो, यूपी कॉलेज वाले मास्टर साहब मुझे वामपंथी मानते हैं। जाति भेद से परे आज के युग में ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है। बहुत दिनों से एकांतवास कर रहे हैं, हाल चाल लेना चाहिए। अच्छा तो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने चपरासी से कहा और स्कूटर की किक मारी। फुर्र। इधर आचार्य चूड़ामणि धोती कुर्ता और बंद गले की कोट पर शॉल डाले चले आ रहे हैं। पान की दुकान, सड़क पर यहाँ वहाँ धूप के छोटे छोटे टुकड़ों में बटे समस्त प्राध्यापक गण हिंदी विभाग के सामने आकर दंडवत मुद्रा में विनत भाव से झुक गए। भय और आशंका से भरे स्वयंवर के समस्त राजगण, आचार्य चूड़ामणि के कृपाकांक्षी। कौन कहता है कि चर्च और पोप का युग खत्म हो गया है? सब वामपंथियों का फितूर है। कम्युनिस्टों के देश में तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती ही नहीं है। आखिर में दासवृत्ति का पालन भी तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आचार्य ने देखा, भविष्य की पौध लहलहा रही है। श्री विकास पांडे उपाध्याय, डॉक्टर त्रिपाठी, जनार्दन प्रसाद, रीडर महादेव मुनि और रामकरण राय सबके सब उपस्थित हैं। कुछ पारभृता सुनैना सुकुमारियाँ भी। श्रद्धा और समर्पण का महोत्सव। उनके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। कितने पैसे हुआ जी? उतरते हुए उन्होंने रिक्शे वाले से पूछा। साहब जो मर्जी हो दे दीजिए, ठंड से कांप रहे उस बूढ़े ने चिथड़े कंबल को लपेटते हुए कहा। सर मेरे पास चेंज है, वर्षों से लैया और भुने चने का स्वल्पाहार करने वाले मुनिंदर राय रिक्शे की ओर बढ़े। नहीं नहीं, ये गलत बात है, आचार्य ने उन्हें सख्ती से रोका और 50 पैसे का एक सिक्का रिक्शे वाले को दे दिया। साहब 5 रुपया होता है, रिक्शा वाला गिड़गिड़ाया। किसी से पूछ लीजिए। आश्चर्य में डूबा संवेश्वर। 5 रुपया? लूटते हैं साले, भाग भोसड़ी के, दिखाई न देना। रिक्शे वाला गिरते पड़ते भागा। आचार्य सामने पत्थर के बेंच पर खड़े हो गए। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, उन्होंने सामने झुके सिरों को संबोधित किया। लेकिन अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा हो तो। 2 दिन बाद इंटरव्यू है, किसमें इतनी ज़रूरत? फिर वही संवेश्वर, हमें आपके न्याय बोध पर पूरा भरोसा है आचार्य। 2 मिनट तक सन्नाटा रहा। विभाग के हेड क्लर्क शर्मा जी ने बैग से कागज़ का एक टुकड़ा निकालकर उन्हें थमाया। चपरासी रामदीन अध्यापकों के पीछे खड़ा हो गया। वहाँ जनगण मन हो रहा है क्या भाई? सड़क पर घूम रहे लड़के भी आकर खड़े हो गए। आप तो साक्षात न्यायमूर्ति हैं सर। फिर वही संवेश्वर गूंजा। तो आप लोग सुने, मुझे इस बात की बहुत शिकायत है कि यहाँ कोई क्लास नहीं लेता। दूसरी बात यह है कि आप लोग पेट्रोल और मिठाइयों पर बहुत ज़्यादा पैसा फूंकते हैं। थोड़ा मितव्ययिता से काम लें। लेकिन साथ ही मुझे इस बात की भी खुशी है कि इधर मेरे विभाग ने समूचे हिंदी जगत से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। लोगों में पढ़ने लिखने की रुचि बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। बस यही कामना है कि आप लोग बनारस और इलाहाबाद के प्रकाशकों से थोड़ा ऊपर उठें, स्तर बढ़ाएं। और हाँ, इलाहाबाद के इस संदर्भ में एक ज़रूरी बात याद आ गई। ये देखिए, उनके हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा लहरा रहा था। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। इंटरव्यू स्थगित किया जा रहा है। और वे जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने कमरे में चले गए। अरे ये क्या हो रहा है? उपाध्याय जी के मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? आंखें उलट गईं। मिर्गी का दौरा है, सूता सुंघाओ। चारों ओर खलबली मच गई। जनार्दन प्रसाद ने मंदी के दिनों में शेयर बेचकर किताबें छपाई थीं। सत्यानाश, गुड़ गोबर, पकड़ो साले को, भागने न पाए। ललकारते हुए रामकरण राय आचार्य चूड़ामणि के पीछे पीछे लपके। जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ 4-4 विश्वविद्यालयों से आई थीसिसों का मौखिकी लेना है। हवाई यात्रा का टिकट पहले से बुक है। चूड़ामणि जी ने 15 दिन की छुट्टी लीव ली है। टैक्सी पकड़कर सीधे बाबतपुर पहुंच गए। इसी बीच आचार्य के इकलौते श्रवण कुमार के MA अंतिम वर्ष का रिजल्ट आया।
पिछले सारे आचार्य पुत्रों का रिकॉर्ड ध्वस्त करता हुआ वो 80% अंक पाया। अध्यापक संघ की आपात बैठक में जनार्दन प्रसाद राण औरतों की तरह विलाप कर रहे थे। ये आदमी शुरू से ही अध्यापक विरोधी रहा है, अब उसके लड़के का 80% अंक। अध्यापक संघ के तीनों प्रत्याशी ब्राह्मण हैं। अगर फिर भी आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। हम करना तो बहुत चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, चिंतित और असमंजस में हैं, लेकिन इसमें किया क्या जा सकता है? मामला कोर्ट का है। क्यों नहीं कर सकते? हिंदी में कहीं 80% अंक आते हैं। रामकरण राय चीख रहे थे। इसी अपने पुत्र के लिए इस आदमी ने 12 साल से ये जगहें रोक रखी हैं। लड़का 3 साल इंटर में फेल हुआ। अध्यापक संघ के अध्यक्ष मिश्रा जी की बहू इसी साल इतिहास में 85% अंक पा चुकी है। उन्होंने सभा के सामने हाथ जोड़कर अनुरोध किया, हम लोग को शोभा नहीं देता कि आपस के झगड़े में बहू बेटियां या पुत्रों को घसीटें। कुलपति ने डीन सिन्हा जी को बुलाकर पूछा कि अचानक ये सब कैसे हो गया। मैं कुछ नहीं करता सर, डीन ने असमर्थता प्रकट की। ये आदमी बहुत जालिया है। अच्छा, आप ऐसा करें कि उनके आते ही मेरे साथ मीटिंग रखें। मैं नोटिस टाइप करा के दे रहा हूँ। लड़कों का प्रतिनिधि मंडल रोज़ रोज़ ज्ञापन दे रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है। कोर्ट के मामले में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये 80% वाली बात पूछकर आप कार्रवाई करें। वीसी न्यायप्रिय छवि वाले सख्त व्यक्ति हैं। हवाई यात्रा की थकान थी, फिर भी कुलपति का पत्र पाते ही आचार्य उनसे मिलने गए। डीन सिन्हा जी वहाँ पहले से मौजूद थे। थोड़ी देर तक फाइलों को पलटते रहने के बाद वीसी ने औपचारिक शुरुआत की। आपकी यात्रा कैसी रही आचार्य जी? ठीक थी सर। आचार्य चूड़ामणि दांत खोद रहे थे। दिल्ली गया था, सोचा यूजीसी भी हो लूँ। आपके एक्सटेंशन की बात चल रही थी सर। हाँ भाई, दिल्ली के मारे तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। यहाँ के एमपी त्रिपाठी जी ने संसद में क्या तो प्रश्न पूछा है कि आपके लड़के को हिंदी में 80% अंक मिले हैं। सब लोग जांच कराने की बात कर रहे हैं। यहाँ लड़के भी रोज़ जुलूस लेकर आते रहते हैं। वाइस चांसलर ने सीधे सीधे बात शुरू की। चूड़ामणि जी मुस्कुराए। धरना प्रदर्शन ही तो हमारा जनतंत्र है सर। 80% अंक हिंदी में? डीन सिन्हा जी ने सख्त ऐतराज जताया। सुना है वो प्रीवियस में 2nd डिवीज़न पास था। उन्होंने वीसी से मुखातब होकर कहा, सर एमपी त्रिपाठी जी ने लोकसभा में कहा है कि रामचंद्र शुक्ल को भी इतने नंबर नहीं मिले थे। पूरे देश में विश्वविद्यालय की छीछालेदर हो रही है सर। वीसी तक तो सही है, यह डीन बहुत गटर पटर बोल रहा है। आचार्य ने सोचा और मुस्कुराए। देखिए सिन्हा जी, आप भूमिहार हैं। उनका वाक्य पूरा होने से पहले डीन उछल पड़ा। आप यहाँ जाति बिरादरी की बात क्यों उठा रहे हैं? आप पहले शांत होकर मेरी पूरी बात सुने। और चीखना चिल्लाना मुझे भी आता है। गुस्से में चूड़ामणि जी के दोनों नथने मरकहे बैल की तरह फड़कने लगते। क्योंकि ये मूल सत्य है कि आप भूमिहार हैं। इस धरने प्रदर्शन में आधे लड़के भूमिहार, आधे ब्राह्मण और 2-4 कम्युनिस्ट हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये लड़के धरने से पहले और उसके बाद आपके घर क्या करने जाते हैं। रही बात त्रिपाठी एमपी की, तो वो निरा बेवकूफ़ है। हिंदी की इतनी पवित्र संस्था का नाश उन्हीं दोनों भाइयों ने किया है। उस गधे को यह भी नहीं मालूम कि आचार्य शुक्ल इंटर फेल थे। उनका एमए में 80% अंक कैसे आएगा? ये आदमी तो एकदम बेलगाम है। वीसी ने सोचा, इस पर कार्रवाई करनी जरूरी है, और बोले, आप विश्वविद्यालय में जातिवाद की राजनीति करते हैं। सुना है अध्यापकों पर हुए हमले में भी आपका हाथ है। वीसी का लहजा बेहद तल्ख और सख्त था। आचार्य के सामने आज तक किसी ने इस अंदाज में बात करने की ज़रूरत नहीं की थी। वो कुछ क्षण तक शांत होकर कुलपति के चेहरे की ओर देखते रहे और फिर मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में बोले, आपने और क्या क्या सुना है मेरे बारे में? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। आपके पहले भी एक कुलपति थे, जूते की माला पहन कर गए थे यहाँ से। लोग चुगलखोर हैं, कहते हैं कि वो सब मैंने ही किया कराया था, जबकि बात बस इतनी थी कि प्राचीन वांग्य, वैदिक साहित्य और भारतीय संस्कृति के बारे में मेरी आस्थाएं उनसे मेल नहीं खाती थीं। कुलपति ने देखा, अनेक किंवदंतियों और क्षेपक कथाओं से मिथक बन चुके महानायक आचार्य चूड़ामणि मुस्कुरा रहे थे। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। आचार्य को दया आ गई। बोले, वीसी साहब, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। बावजूद इसके कि मैं हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ, डीन ऑफ स्टूडेंट्स भी हूँ
और आपने बिना मुझे विश्वास में लिए हिंदी विभाग का इंटरव्यू फिक्स कर दिया था। मैं जानता हूँ कि आप अत्यंत शालीन, मितभाषी और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, और ये भी जानता हूँ कि मानव संसाधन मंत्रालय का मुख्य सचिव आपका साड़ू है। लेकिन क्या बात है कि यहाँ इस बनारस विश्वविद्यालय में आज तक कोई राजपूत वीसी नहीं हो सका है। मैं जातिवाद को देश के लिए कैंसर से कम घातक नहीं मानता। आप चाहें तो जांच आयोग बैठा दें, लेकिन किसी परीक्षक की जांची कॉपी को कोई न्यायाधीश कैसे जांच सकता है? जनतंत्र में अलग अलग संस्थाओं की अपनी स्वायत्तता, हैसियत और गरिमा होती है। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि ये पवित्रता नष्ट हो। किसी को ये कहने का अवसर मिले कि आप ब्राह्मण और भूमिहार लॉबी के दबाव में हैं। आगे आपकी ऐसी मर्जी, कहकर आचार्य चूड़ामणि अचानक उठे और वीसी लॉज से बाहर निकल गए। बाहर चारों ओर रेलमपेल था, धरना प्रदर्शन और अनशन करने की धमकी। उस दिन दोपहर को जब सुबोध मिश्र कैफेटेरिया से चावल और कुमड़े की तरकारी खाकर चले आ रहे थे, उन्होंने देखा कि कृषि विज्ञान संकाय वाले चौराहे पर एक लड़का फटा कुर्ता पाजामा और हवाई चप्पल पहने उजबक की तरह चारों तरफ देख रहा है। विशालकाय इमारतों और एक दूसरे की काटती आगे चली जा रही चिकनी चौड़ी सड़कें, सड़कों के ऊपर झुकाए आम, अमलतास, शीशम और सागौन के पेड़ों की घनी छाँव में शायद वो रास्ता भूल गया है। सामने से अध्यापक संघ का विशाल जुलूस चला आ रहा था। वे लोग पता नहीं किस बात पर बेहद उग्र और उत्तेजित थे। लड़का दोनों हाथ उठाकर उन्हें रोकना चाहता है। जब वे लोग नहीं रुकते तो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। गुरुजनों, इतना ही याद है कि मैं 12 साल पहले यहाँ आया था। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे अपने गांव का नाम और बाप की शक्ल भूल चुकी है। मैं भूखा हूँ, कई दिनों से मुझे अन्न का एक दाना भी नहीं मिला है। ये देखिए। उसने कुर्ता उठाया और अपना पेट दिखाने लगा। वहाँ कागज़ के कुछ मैले कुचले टुकड़े बंधे थे। ये मेरी मार्कशीटें हैं, चरित्र प्रमाण पत्र है। मैं भूखा हूँ और अपने गांव जाना चाहता हूँ। गुरुजनों, मुझे मेरे गांव का रास्ता बता दीजिए। वहाँ मेरी माँ खाना बनाकर खोज रही है। वो चीख रहा था। भीड़ उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गई। किसी ने उसका कुर्ता नूच लिया और ये घर में पोछा लगाने के काम आएगा। चौराहे के दूसरी ओर से छात्र संघ का जुलूस चला आ रहा था। वो लड़का सड़क के बगल की नाली में गिर पड़ा था। अचानक उसे फिर कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी तो दौड़कर आया और सड़क पर दोबारा खड़ा हो गया। कुर्ता गायब था, चप्पल का फीता टूटकर दूर कहीं छिटक गया था, लेकिन वो दोनों हाथों से अपने पेट पर बंधे कागज़ को कसकर पकड़े था। भाइयों रुकिए, वो फिर चीखने लगा। मुझे मेरे घर का पता बता दीजिए। वहाँ जाड़े की गुनगुनी धूप में दीवार के सहारे बैठी मेरी पत्नी नए धान का चावल पछोड़ती थी। मेरे बाप ने बचपन में ही मेरी शादी कर दी। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है और मुझे बुला रहा है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। जुलूस में लड़के अपनी ही धुन में नारे लगाते, बहुत गुस्से में न जाने किसे, शायद खुद को ही गालियाँ देते, उसे लंगड़ी मारकर आगे बढ़ गए। सुबोध मिश्र ने लड़के को देखा। उन्हें लगा कि ये कोई स्वप्न है। जैसे स्वप्न में कोई अपने को अपने से थोड़ा दूर खड़ा होकर देखता है, ठीक उसी तरह उन्हें दया आई। वे उसे पकड़कर कुछ पूछना और बातें करना चाहते थे। उन्हें अपनी ओर आता देखकर वो लड़का बहुत तेज भागा और जाकर विश्वविद्यालय के सबसे ऊंचे गुंबद पर चढ़ गया। सुबोध मिश्र ने देखा, गुंबद के ऊपर जो त्रिशूल चमक रहा है, उसी पर मज़े से बैठा वो लड़का बानर की तरह उछल कूद कर रहा है। सूरज तप रहा है। सुबोध मिश्र ने जोर से पूछा, तुम क्या चाहते हो भाई? मैं तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा दूंगा। मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम है। लड़के ने कहा, लेकिन अब मुझे वहाँ कोई नहीं पहचानता, क्योंकि मैं तो किसी को नहीं पहचान पाता। वहाँ जाकर क्या करूँगा? तो तुम फिर क्या चाहते हो? सुबोध ने पूछा। बताऊँ? लड़का बहुत ज़ोर से हंसा। मैं ताजमहल में अपनी प्रेमिका के साथ एक पूरी रात हनीमून मनाना चाहता हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी प्रेमिका। क्या तुम मुझे मेरी प्रेमिका से मिला दोगे? क्या तुमने अभी तक ताजमहल भी नहीं देखा है? अच्छा तो सुनो, मैं अपने बेटे के साथ नादिर शाह के सामने खूब ज़ोर से हंसना चाहता हूँ। मेरे बेटे का कैरम बोर्ड नादिर शाह चुरा ले गया है। अच्छा, तुम गांधी जी को बुला दो, वे उसे अपने खड़ाओं से मारेंगे। सुबोध मिश्र किंकत विमूढ़ होकर उसे देख रहे थे। खैर तुम जाओ, उसने वहीं से चिल्लाकर कहा। मैं अब यहीं रहूँगा, इसी त्रिशूल पर। मुझे ये ऊंचाई अच्छी लग रही है।
एक दिन लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़े देश के राजा ने उसी आदमखोर मिसाइल के गले में विजयहार पहना दिया, जिसे वहाँ के बाशिंदों ने बर्फीली हवाओं में भूखे प्यासे सारी सारी रात जागकर आधी शताब्दी से रोक रखा था। पूरी दुनिया तमाशबीन की तरह ये दृश्य देखकर भौंचक रह गई। एक डरावनी और काफ़ी गुफी हुई की तरह मुँह बाए वो आदमखोर मिसाइल एक नगर से दूसरे नगर, एक देश से दूसरे देश तक घूमने लगी। उसने लोगों के सपने, जीने का अंदाज और ज़रूरतों की फहरिस्त बदल दी। दिन, महीने और वर्ष बीतते रहे, समय गुजरता रहा, युग बदला। इस तरह बदला कि जो लोग निरंतर रात दिन उसे बदलने के लिए बेचैन रहते थे, वे भी दुख और शोक से भर गए। इसी बीच सुबोध मिसिर की थीसिस पूरी हुई। वे डॉक्टर सुबोध मिसिर हो गए। एक दिन सुबह सुबह वे कैंटीन के सामने चाय पी रहे थे। उन्होंने देखा कि आसपास बैठे लड़के रात टीवी पर रोमांचक मैच के बारे में उत्तेजक बहसें कर रहे हैं। सामने सड़क पर एक जवान और सुंदर लड़की नशे की सी हालत में लंगड़ाती और सहमी हुई सी भागी चली जा रही थी। पता लगा कि वो गुजरात से अपने प्रेमी के साथ बनारस घूमने आई थी। 3 दिन से भूखे प्यासे छात्रावास के कमरे में बंद करके 5 लड़कों ने उसके साथ निरंतर रेप किया था। निष्प्राण घटनाओं और सनसनीखेज सूचनाओं का ही रीतिकाल था। थोड़ी दूर आगे मात्र 10 कदम की दूरी पर एक छोटा सा कंप्यूटर रखा हुआ था, किसी दूर उपग्रह से संचालित। कंप्यूटर का शेष पिछला हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। तेज़ लाइट में चमकते स्क्रीन पर उस समय एक लड़की मुस्कुरा रही थी, किसी सुदूर अतीत या पौराणिक आख्यानों में चमकती लड़की की हंसी एक तिलस्मी करामात की तरह उसके चारों ओर लहरा रही थीं। चमकीली पैकिंगें, उनमें भरा था मिस यूनिवर्स का गोपन रहस्य, मादक पेय, क्रीम और बच्चों की चॉकलेटें, औरतों के सिंदूर, मित्रों की शुभकामनाएं, नए साल का संदेश और भूसा और गोबर। अपनी ज़रूरतों से उबे लोगों की भीड़ एक जादुई कौतूहल से बेकाबू उस लड़की के उन्नत उरोज़ों और चिकनी जांघों में धंसी चली जा रही थी। उस समय नशे की सी हालत में लंगड़ाती भागती लड़की के होंठ भय से काले पड़ गए थे। वो कंप्यूटर के पिछले हिस्से में, जहाँ गाढ़ा अंधेरा फैला हुआ था, जाकर विलीन हो गई। उसकी आखिरी चीख एक सुरीली और लयात्मक पी के साथ स्क्रीन पर 2 सेकंड तक उभर कर बंद हो गई। वहाँ रात के मैच का शेष भाग फिर शुरू हो गया था। आचार्य चूड़ामणि जी विभाग से रिटायर होने के 2 महीने बाद दूसरे विश्वविद्यालय में कुलपति बना दिए गए। उनका इकलौता श्रवण कुमार बकौल सारे शहर, जिसे एक वाक्य शुद्ध हिंदी लिखनी नहीं आती थी, वो मरुधर विश्वविद्यालय के फाटक से होता हुआ 5 साल बाद उसी हिंदी विभाग में रीडर बना दिया गया। उत्तराधिकार के इस महोत्सव में विश्वविद्यालय की राजपूत लॉबी ने उसका अभिनंदन किया। इस नियुक्ति के समय भी सिन्हा जी डीन थे। भूमिहार लॉबी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने आचार्य चूड़ामणि से अपने संबंधों को जातिगत रागद्वेष से ऊपर उठकर देखा। उन्होंने गंभीरतापूर्वक इस बात पर विचार किया कि इकलौते पुत्र का वृद्ध पिता के पास रहना ही जरूरी है। इस नियुक्ति के ठीक 1 महीने बाद आचार्य चूड़ामणि ने यह सोचकर कि किसी का कर्ज लेकर मरना राजपूती आन बान के खिलाफ है, उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में डीन सिन्हा जी की पुत्र वधू को अंग्रेजी में लेक्चरर बना दिया। अपने गुरु के योग शिष्य सुबोध मिसिर नगर में दर दर भटकते रहे। वे रात के अंधेरे में बैठकर नीति वाक्य लिखा करते। उनके साथ के सारे छात्र, जिनसे उनकी नोकझोंक चला करती थी, जो उन्हें यथा स्थितिवादी कहकर क्रांति और परिवर्तन की बात किया करते थे, वे सब एक एक करके विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और अखबार के दफ्तरों में जाकर चूड़ामणि जी का जूठन बटोर रहे थे। इधर सुबोध मिसिर विश्वविद्यालय के नए लड़कों के बीच अजूबे बनते जा रहे थे। वो सबसे कहा करते थे कि विरोध में उठा एक हाथ पक्ष में उठे करोड़ों हाथ से महत्वपूर्ण होता है। वे इस विरोध की व्याख्या नहीं करते थे और अक्सर चुप लोग आ जाते थे। आचार्य जी हर 15वें दिन बाद किसी न किसी नियुक्त में एक्सपर्ट होते। हर बार वे दृढ़ प्रतिज्ञ होकर जाते कि इस बार अपने प्रिय शिष्य सुबोध मिसिर की नियुक्ति जरूर कर देंगे। लेकिन उनके मानवीय दायित्व बोध और न्यायोचित चेतना को किसी मंत्री, विधायक, किसी भूतपूर्व विभागाध्यक्ष या समकालीन प्रोफेसर का सिफारशी पत्र हर बार पथभ्रष्ट कर देता। वे रोज़ रोज़ पथभ्रष्ट होते रहे। एक दिन अपनी पुत्रवधू की नियुक्ति के लिए दिल्ली की एक महिला प्रोफेसर के पैरों पर गिर पड़े।
नियुक्त नहीं हुई। लोगों के उनके इस अपमान की उम्मीद नहीं थी। सबको लगा कि कहीं अब की बार गंभीर हार्ट अटैक ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके दरबार में लोगों की आमद खत्म हो गई। वे बिना बुलाए शहर और विश्वविद्यालयों की हर सभाओं समारोहों में पहुंचकर अपने को मंच पर बुलाए जाने की प्रतीक्षा किया करते और ऊँघने लगते। गोष्ठी समारोह खत्म हो जाते, वे चुपचाप अकेले टहलते हुए अपने घर चले आते। इधर गांव में सुबोध मिसिर की बेटियां बड़ी हो रही थीं। पत्नी के दांत हिलने लगे थे। हर फसल कटने के बाद खेती पर पानी, बिजली और लगान के कुछ कर्जे बढ़ जाते। उन्होंने एक पर एक 3 एकड़ खेत बेच डाले। अंत में गांव के एक बुजुर्ग ने समझाया कि भाई सुबोध, कब तक नौकरी खोजते रहोगे? ये खेत तुम्हारी कमाई नहीं है जो बेचे जा रहे हो। कल लड़कियों की शादी करनी पड़ेगी। 3 दिन से भूखे प्यासे सुबोध मिसिर ने एक दिन अंतिम रूप से गुरुदेव के चौखट पर मत्था टेका। बेटे सुबोध, मुझसे तुम्हारी दशा देखी नहीं जाती, गुरुदेव ने कहा और रोने लगे। कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं कुछ मांगने नहीं, आज्ञा लेने आया था। घर जा रहा हूँ। उन्होंने शहर के बीचों बीच थूका और गांव चले गए। 5 साल से गांव में रहते हुए सुबोध मिसिर को सिर्फ यूरिया का दाम, बिजली के बिल, गेहूँ, धान, ईख का भाव याद रह गया था। अलंकार, छंदशास्त्र, रस, यहाँ तक कि तुक और विचार आदि की मर्यादा तोड़ता हिंदी कविता का प्रवाह आधुनिकता, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद आदि को अप्रासंगिक करार करता हुआ इन दिनों उत्तर आधुनिकता और विखंडनवाद के समीक्षा सिद्धांतों से अपनी संगति बिठाने का जोड़ तोड़ कर रहा था। सुबोध मिसिर ने सुना कि आज पूरा विश्व एक गांव बनकर रह गया है। संचार माध्यमों की अचूक पकड़ से कोई व्यक्ति बाहर नहीं है। वे ये सब सुना करते और देखते कि सैकड़ों सुरक्षा गार्डों के बीच प्रधानमंत्री मांस के निर्जीव लोथड़ों में बिखर जाता है। हजारों जासूसी कुत्ते 5 साल से हत्यारे की छाया सूंघते घूम रहे हैं। अजीबोगरीब विरोधाभासों और विडंबना का दौर जारी है। पुरातत्व विभाग के संग्रहालय और अजायब घर की दीवारों पर कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी और कबीर की पांडुलिपियाँ मरे शेर की खालों की तरह टंगी हैं। शब्द अप्रासंगिक हो गए हैं। कविता और इतिहास का अंत हो गया है। ये सब सुबोध मिसिर अखबारों में पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि यहाँ गांव में अब भी औरतें शादी समारोह में छठ और मुंडन के अवसर पर उसी तरह फटी साड़ियाँ और लुगदी पेटीकोट लपेटे गीत गाए जा रहे हैं। ठंड में कांपते ठिठुरते धरने और प्रदर्शन पर जाते हुए लोग कबीर के निर्गुण और तुलसी की चौपाइयाँ सुना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। वो अक्सर सोचा करते कि संचार माध्यमों ने जिस दुनिया को एक गांव में बदल दिया है, उस गांव के नक्शे में यहाँ की औरतें और लोगों की कोई सूरत और ज़रूरत क्यों नहीं दिखाई देती? कुएं में गिरे बैल को निकालने वे लोग क्यों नहीं आते जो मुंह में भोपा बांधकर हमें अपने गांव का बाशिंदा बताते हुए रोज रोज चीख रहे हैं? एक दिन उन्होंने देखा कि एक मजदूर नेता की, जो लोक कथाओं की तरह प्यारा और खूबसूरत था, एक उद्योगपति और शराब के ठेकेदार ने मिलकर हत्या कर दी। आज उसी उद्योगपति ने हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार सबसे बड़े जनवादी और मानवतावादी साहित्यकार को दिया है। फ्लैश चमक रहे हैं, फोटो खींचे जा रहे हैं, विचार और आदर्श और नैतिकता बेमानी। यही है उत्तर आधुनिकता का खूबसूरत मॉडल। एक युवा मजदूर की विधवा ने जिस सहायता राशि पर थूक दिया, उसी के सूद से हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार सबसे बड़ा जनवादी साहित्यकार ले रहा है। बेशर्मी की हद है। ठीक इन्हीं दिनों उन्हें पंजाब के एक विश्वविद्यालय से लेक्चररशिप का इंटरव्यू देने के लिए एक रजिस्ट्री पत्र आया था 3 दिन पहले। आज जब वे खेत से आकर बैलों को भूसा दाना कर रहे थे, तभी उनकी बड़ी वाली बेटी ने उन्हें एक दूसरा पोस्ट कार्ड दिया। ये आचार्य चूड़ामणि का पोस्ट कार्ड था। गुरुदेव मुझे अभी भी नहीं भूले हैं। ये सोचकर ही सुबोध मिसिर की आंखें छलछला गईं। कुशलता की कामना के साथ गुरुदेव ने लिखा है कि अगर तुम्हें फुर्सत हो तो यहाँ चले आओ, पंजाब की यात्रा करनी है। बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले यात्रा संभव नहीं है और अब यहाँ कोई इतना विश्वसनीय नहीं जिसके भरोसे इतनी दूर जाया जा सके। वही तारीख, वही जगह। लग रहा है इस इंटरव्यू में गुरुदेव ही एक्सपर्ट हैं। सुबोध मिसिर खुशी से करीब करीब कांपने लगे। अब मेरे दुखों का अंत होने वाला है। ठीक 15 दिन बाद उन्होंने रामधारी साहू से 1000 रुपये उधार लिए और गुरुदेव की चौखट पर हाजिर हो गए। सुबोध ने देखा अपने घर के बाहरी हिस्से में
जहाँ कभी गाड़ी खड़ी रहती थी वहीं एक टूटी और धसी चारपाई पर गुरुदेव मैली कुचैली सी चीकट रजाई ओढ़कर बैठे हैं। जगह जगह से फटी बेडशीट नीचे तक झूल रही है। सर्दी का मौसम है। गुरु माता चारपाई पर पातने सिकुड़ कर बैठी थीं, एक गठरी हो चुकी गुरु माता। जब सुबोध वहाँ पहुँचे तो गुरुदेव के चेहरे पर हल्की और थकी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने कोने में रखे पुराने स्टूल की ओर इशारा करके बैठने के लिए कहा। गुरुदेव आप यहाँ? सुबोध ने जगह जगह से फटी दीवारों वाले गैरेज में लावारिस की तरह पड़े गुरुदेव को देखकर आश्चर्य और करुणा से भरकर पूछा। दीवारों और छत पर वर्षों पुराने मकड़ी के जाले लटक रहे थे। चारों ओर गंदगी थी। हाँ, अब मेरे लिए यही जगह उपयुक्त है। उत्तराधिकार सौंप देने के बाद राजा के लिए जंगलवास ही उचित रहा है। बोलते हुए चूड़ामणि जी के शब्द, जो कभी नाभि की ओम ध्वनि की तरह थरथराते हुए निकलते थे, आज जैसे आंखों से भीग कर रेंग रहे थे। पंख फड़फड़ाने की कोशिश में गौरैया के बच्चों की तरह मुंह के बल गिर गिर जा रहे गुरुदेव के शब्द। इधर अब थोड़ा एकांत रहता है, उन्होंने कहा। घुटनों में मुंह ढांपे गुरुवाइन अचानक फपक पड़ी। बहू उधर जाने नहीं देती, बेटा मऊगा है, बात बेबात झिड़कता रहता है। अब तुम्हारे बाबूजी गठिया के मारे चल नहीं पाते। 2 मील पैदल जाकर होम्योपैथ की दवा लाती हूँ, दिन भर के लिए आधा किलो दूध। बेटा तुमने देखा है, 5-5 किलो दूध का चाय बनाती रही हूँ। आज बुढ़ापे में अपनी थाली अपने आप धो, गिनी हुई रोटियाँ और मुट्ठी भर चावल। चुप रहो भागमान, आचार्य ने पत्नी को संतोष दिलाया और पूछा। बेटे सुबोध, तुम कैसे हो? घर में बाल बच्चे और बहू कैसी है? सब ठीक है गुरुदेव, लेकिन आप यहाँ और इस तरह? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पत्नी अपनी आदत से लाचार है, बहू से नहीं पटती। खैर छोड़ो, मुझे यहाँ बहुत सुख है। सुबोध ने देखा था वो दिन, कालीन के चारों तरफ बिछी कुर्सियाँ, स्वयं तखत के मोटे गद्दे पर मसनद के सहारे अधलेटे आचार्य चूड़ामणि का व्यक्तित्व। हिंदी जगत का प्रचंड सूरमा शत्रु शिविर में ऐरावत की तरह अपने सामने डीन, वाइस चांसलर या अंतरिम मंत्री किसी को कुछ नहीं समझता था। सूर पंचशती समारोह का विराट समागम, देश के कोने कोने से आए मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र से लेकर संरचनावादी समीक्षा सिद्धांतों के 50 विद्वान, सबके बीच दिप दिप करता आचार्य का अपना प्रभामंडल। सभी उनके सामने दंडवत थे। किसी को थीसिसों का परीक्षक बनना था तो किसी को अपनी किताब पाठ्यक्रम समिति से पास करानी थी, किसी को बहू की नियुक्ति चाहिए थी तो किसी को यूजीसी की ग्रांट। आज वही गुरुदेव लावारिस की तरह अपने ही घर के एक कोने में खो गए। सुबोध मिसिर भौचक थे। अच्छा, तुम ऐसा करो कि मुमुक्ष भवन में जाकर ठहर जाओ, आचार्य ने कहा। कल सुबह पंजाब मिल से अम्बाला तक का रिजर्वेशन है, वहाँ से बस की यात्रा करनी पड़ेगी। गुरुदेव, मैंने भी उस जगह के लिए आवेदन किया था, सुबोध ने बताया। मेरा भी इंटरव्यू लेटर आया है। क्या आपको मालूम है कि दूसरे कौन कौन एक्सपर्ट हैं? अब तक आचार्य जी के मुखमंडल पर शिष्यत्व की जो ममता झलक रही थी, अचानक ये सुनते ही कर्तव्य परायणता के बोझ से दबकर कठोर रूप बदलने लगी। स्वर मध्यम हो गया। बोले, चलो ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये बात तुम यहाँ किसी से बताना मत, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। गुरुवाइन ने कहा, अब इन्हें कौन पूछता है बेटा, पहले सब लोग यहीं माथा रगड़ते थे, अब इसी शहर में आकर चुप चुप चले जाते हैं। अगर गोहत्या का भय ना हो तो बहुत लोग बूढ़े बैल को गोली मार दें। लखनऊ से अम्बाला तक की यात्रा आचार्य ने सोकर पूरी की। दूसरे सारे मुसाफिर उनकी नाक की घर घर और खांसी के मारे ऊब ऊब कर करवट बदलते रहे। आँखों के अलावा गुरुदेव के सारे अंग छिद्र मिनट मिनट पर विस्फोट कर रहे थे। चद्दा अतीन्द्रिय नहीं होती, खुद सुबोध को भी दिक्कत हो रही थी। अम्बाला से बस का सफ़र करते हुए गुरुदेव सुबोध से हिसाब किताब लेते रहे। खेती में कितना फ़ायदा हो जाता है। हम लोग बचपन में चने का होला खाकर ईख चूस लेते थे, पेट भर जाता था। शहरों में तो बहुत प्रदूषण और मिलावट बढ़ गई है। एक तो बिजली नहीं आती, दूसरे बिल बहुत देना पड़ता है। महिषंच शरद चंद चंद्रिका धवलम दधि, कालिदास ने लिखा है, शरदकालीन चंद्रमा की चांदनी की तरह भैंस की सुंदर सजाओ दही। पढ़कर लार टपकने लगती। ये सब गांव में ही संभव है, शुद्ध हवा और बेमिलावट भोजन। लेकिन गुरुदेव, गांव तो नरक हो चुके हैं। खेती की हर फसल किसानों को कर्ज में डुबोकर चली जाती है।
2 जून के भोजन के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है सुबोध। शहरों के लिए तुम्हारा आकर्षण ठीक है, लेकिन गांवों के प्रति तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं। सुबोध ने सोचा, क्यों नहीं आप गांवों में चले आते, कौन आपको रोके है। लेकिन गुरुदेव की बात वे चुप लगाए रहे। उतरने वाले स्टेशन के थोड़ा पहले चूड़ामणि ने सुबोध को हिदायत दी, तुम पीछे से उतरकर दूसरी ओर चले जाना, वरना कोई तुम्हें मेरे साथ देख लेगा तो पक्षपात का आरोप लगेगा। लोग कहेंगे कि कैंडिडेट लेकर आए हैं। सुबोध ने कहा, जैसी इच्छा गुरुदेव। इंटरव्यू बोर्ड में दिल्ली के एक प्रचंड वामपंथी थे और दूसरे राजस्थान के वाम मार्गी, तीसरे स्वयं आचार्य चूड़ामणि, जिनके पुत्र को अभी बनारस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना था। सुबोध मिश्र ने इंटरव्यू बोर्ड में बैठे आचार्य को देखा। निर्वीर्य पौरुष की समस्त वासना निरी आंखों में दीन याचना बनकर चुपचाप बैठी थी। वामपंथी आचार्य ने उनसे अलंकार और रीति के सामाजिक और साहित्यिक महत्व पूछा। राजस्थान के वाम मार्गी नाथ संप्रदायी आचार्य ने भाषा विज्ञान का गृह नियम। सुबोध मिश्र सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाए। इंटरव्यू खराब हो गया, इसलिए नहीं कि पिछले कई सालों से उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी थी, बल्कि इसलिए कि इंटरव्यू का अच्छा या बुरा होना अंततः और एकमात्र एक्सपर्ट पर ही निर्भर करना है। अब उन्हें अपने गुरुदेव आचार्य चूड़ामणि से ही अंतिम उम्मीद थी। तुमने तो मेरी सारी उम्मीद पर ही पानी फेर दिया, बाहर निकलकर आचार्य चूड़ामणि ने बताया। नियुक्ति किसकी हुई गुरुदेव? बस अड्डे की ओर लौटते हुए सुबोध मिश्र ने बहुत धीमे और रुआंसे स्वर में पूछा। रात हो रही है। चौड़ी और चिकनी सड़कों के दोनों ओर नियान लाइटों और हाइलोजन के पीले प्रकाश में जलपरी की तरह तैरती भागती कारें, खिलखिलाती लड़कियां, समूचा शहर एक नशीले संगीत की लय पर थिरक रहा था। उनका प्रश्न डूब गया था। किसी अदृश्य लोक की स्वप्न सुंदरी ने अपने वैभव का पारदर्शी नीला आंचल बाजारों के ऊपर फैला दिया था। पैदल चलते हुए आगे आगे गुरुदेव और पीछे सुबोध मिश्र। वो अपने गांव के रामधारी साहू से उधार लिए 1000 रुपये अपनी पत्नी और जवान होती बेटियों के बारे में सोच रहे थे। कहाँ से चुकाएंगे ये 1000 रुपया? उनका दिल डूब रहा था। गुरुदेव ने बताया, रजिस्ट्रार की पुत्र वधू की नियुक्ति हुई है। सब कुछ पहले से तय था। कहने को लोग वामपंथी बनते हैं, लेकिन प्रोफेसरों की एक ही जाति होती है और एक ही विचारधारा। कौन उन्हें परीक्षक बनाकर हवाई जहाज़ का किराया दे सकता है? बस, मैंने बहुत दुनिया देखी है। बनारस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है, शायद यही एक्सपर्ट होकर आएँ, इसलिए मैं चुप लगा गया। किसी तरह श्रवण कुमार प्रोफेसर हो जाता। अम्बाला कैंट तक पहुंचने में रात के 9 बज गए थे। गाड़ी अभी 4 घंटे लेट थी। एसी और फर्स्ट क्लास में मैंने बहुत यात्राएं की हैं। ऊब और एकांत अब सहा नहीं जाता। देखो, सेकंड क्लास में रिजर्वेशन मिल पाता है या नहीं। आचार्य ने सुबोध से कहा, तुम टीटी को बता देना कि बनारस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। कुर्ते के नीचे मार्किन की बनियान के भीतर चोर थैली। रामधारी साहू की बनियान की तरह आचार्य की बनियान में भी चोर थैली। एसी का किराया मिला है, लेकिन गुरुदेव ने चोर थैली से निकाल कर 100 के 2 नोट सुबोध को थमाए। सेकंड क्लास का टिकट ले लेना, अभी गाड़ी आने में बहुत देर है। चूड़ामणि जी ने सुबोध से, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तक देवी का मंदिर है, एकदम निर्जन स्थान में। कहा जाता है कि सच्चे मन से वहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी हो जाती है। मुझे तुम्हारी भी बहुत चिंता रहती है सुबोध। शायद गुरुदेव मेरे लिए सोच रहे हैं। अगर कोई गुरु देवी के सामने जाकर सच्चे मन से अपने शिष्य के लिए मन्नत मांगे तो समूचे ब्रह्मांड में इससे पवित्र प्रार्थना और क्या हो सकती है? सुबोध ने सोचा। अंधेरी रात है, निर्जन स्थान, रिक्शा तो मिलेगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं गुरुदेव, गांव का रहने वाला हूँ, बोझा ढोने की आदत है। ईख और ज्वार के बड़े बड़े बोझ खेत से लेकर आता हूँ। 3 किलोमीटर कोई दूरी नहीं है, सुबोध ने कहा और गुरुदेव का भारी होलडाल और अटैची सिर पर लादकर चल पड़े। अपना झोला उन्होंने गले में लटका लिया। आप बस रास्ता बताते जाइए गुरुदेव। 1 किलोमीटर बाद शहर खत्म हो गया। मुख्य सड़क से हटकर खेतों के बीच एक पगडंडी। 2 किलोमीटर और चलना है, गुरुदेव ने कहा। पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत डर लग रहा है। गहरी अंधेरी रात थी। सिर पर भारी होलडाल, अटैची और गले में झूला लटकाए आगे आगे सुबोध मिश्र
और पीछे पीछे अभूतपूर्व हो चुके बनारस विश्वविद्यालय के अभूतपूर्व आचार्य चूड़ामणि। उनके पैर बार बार धोती में फंसकर उलझे जा रहे थे। जाड़े का मौसम था, तेज बर्फीली हवा चल रही थी। लग रहा है शिमला में बर्फ गिरी है, इस साल ठंड बहुत पड़ेगी। कंबल को कसकर शरीर पर लपेटते हुए आचार्य ने कहा। मुझे तो पसीना हो रहा है गुरुदेव। सुबोध मिश्र की कांपती आवाज़ होलडाल के भारी वजन से दबी जा रही थी। गांव का आदमी श्रम करता रहता है, कर्मवीर और सच्चा प्रकृति पुत्र, इसीलिए निरोग रहता है। पता नहीं क्यों आजकल लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। मुझे तो गांव बहुत अच्छे लगते हैं। रिश्तों की आदिम गंध में डूबे गांव। शहर में तो कोई किसी को पहचानता ही नहीं, चारों ओर मतलब और स्वार्थ, गुरुदेव ने कहा। बस यहीं सामने चारों ओर ईख और धान के कटे खेत, सन्नाटे में डूबा छोटा सा मंदिर, तेलियों के बटखरे की तरह काली और बेढब सी गुप्तकालीन पत्थर की मूर्ति, न कोई तराश न भव्यता। आचार्य ने आंखें बंद की और श्रद्धा से हाथ जोड़ा। विदेशों में करोड़ों की बिकेगी, सरकार को सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। गुरुदेव ने चिंता जताई और बताया, हल जोतते समय खेत के भीतर मिली थी ये मूर्ति। गांव में तो कोई इसका 5 रुपया भी ना देगा। सुबोध ने आश्चर्य से गुरुदेव को देखा। पहले तुम अपने लिए कुछ मांग लो, आचार्य ने कहा, लेकिन पूरे मन से तन्मय होकर, स्पष्ट उच्चारण के साथ। सुबोध हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ, मुझे नौकरी चाहिए। हाई स्कूल इंटरमीडिएट से लेकर BA MA किसी भी कक्षा को पढ़ा सकता हूँ। मुझे पढ़ाने की नौकरी चाहिए माँ। मैं गुरु ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। सरस्वती का कलंक सिर पर लादे मैं अपनी समूची आस्था के साथ तुमसे पाप मुक्ति की प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे गांव के अंधेरे नर्क से निकालकर चाहे जहाँ कहीं भेज दो, मैं वहाँ नहीं रहना चाहता। सारा गांव मेरी पढ़ाई लिखाई पर हंसता है। काली अंधेरी रात, निस्तब्ध सन्नाटा। सुबोध प्रार्थना कर रहे थे। उनके एक एक शब्द जैसे चिता में आत्मदाह करती किसी विधवा की चीख आग की लपटों में छटपटा रही हो। उनकी आंखों से आंसू छलछलाए थे। उसके बाद आचार्य चूड़ामणि जी मूर्ति के सामने उपस्थित हुए। सुबोध ने सोचा, जो कुछ कसर रह गई होगी मेरे मांगने के ढंग में, उसे गुरुदेव जरूर पूरा कर देंगे। वे चूड़ामणि जी के ठीक पीछे निश्चल भाव से खड़े हो गए, भावमग्न। आचार्य ने पहले हाथ जोड़ा और फिर आंखें मूंद ली। 3-4 लंबी लंबी सांसें खींची। प्राणायाम की दीर्घ साधना में उन्होंने शब्द को नाभि तक खींचकर थरथराते मंद्र स्वर में पहले ओम का उच्चारण किया। फिर हाथ को माँ के पैरों पर टेक कर जमीन पर लेट गए। थोड़ी देर तक एकदम शांत। अचानक उनके गले से रोने की आवाज़ फूटी। सुबोध ने देखा, दुनिया का सबसे दुखी आदमी माँ के पैरों पर गिरा पड़ा है। करुण हिचकियों में गुरुदेव के शब्द डूब उतरा रहे थे। माँ, मेरे बेटे को प्रोफेसर बना देना। हाँ माँ, प्रोफेसर। समूचा हिंदी जगत मेरे उपकार के बोझ से दबा है, लेकिन मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रह गया। मेरा दुर्दिन जानकर मेरे ऊपर दया करो माँ। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुबोध मिश्र थरथर काँप रहे थे। कृतज्ञता का ये चरम रूप देखकर वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। अच्छा तो गुरुदेव प्रणाम, मैं जा रहा हूँ। आचार्य ने सुना और लेटे लेटे पीठ के बल उलट गए। मुझे इस तरह यहाँ अकेले छोड़कर सुबोध? उन्होंने याचना के से स्वर में पूछा। हाँ, इसी तरह, इसी अंधेरे में यहीं पड़े पड़े रोते रहें। सुबोध के हाथ पे एक हल्का सा झोला था। वे उसे उंगलियों में नचाते गुब्बारे की तरह हवा में लहराते चले जा रहे थे। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी की हिचकियाँ और रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि सिर पर भारी होलडाल और अटैची लादे आचार्य चूड़ामणि भागते भागते गिरते पड़ते चले आ रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे हिंदी के वरिष्ठ लेखक देवेंद्र जी की लिखी हुई कहानी नालंदा पर गिद्ध।